हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हनुमान जहांगीर, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC सीकर। आज अपन यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड में 3 चैप्टर करने हैं अपन को, सॉल्यूशन, विलियन, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था और सरफेस केमिस्ट्री को। मैं ये बोल रहा हूँ इन तीनों चैप्टर से, मतलब इस सेकंड वाली यूनिट से कम बोल रहा हूँ 4 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 4 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। मोल पढ़ लिया था, रेडॉक्स पढ़ लिया था, 2 क्वेश्चन तो वहां से 100% कंफर्म थे। ठीक है, इस वीक में अपन 4, मतलब इस यूनिट में 4 क्वेश्चन अपन मिनिमम कर लेंगे तो 2 और 4 6 क्वेश्चन अपने तैयार हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में से ऑलमोस्ट जो है वो 15 16 17 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से देखो इस यूनिट के साथ अपने 6 क्वेश्चन तो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इस यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ने हैं, लेक्चर वही 12 रहेंगे, तो अपन सॉल्यूशन को 5 दिन में, सॉलिड को 4-5 दिन में और सरफेस को 2 या 3 दिन में, ये अपना टारगेट रहेगा। या 5 4 3 इस टाइप से करेंगे, सॉल्यूशन 5 दिन में, सॉलिड 4 दिन में और 3 दिन में जो है वो सरफेस करेंगे। ठीक है बात। तो पहले आज सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बात करते जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। सॉल्यूशन में देखें कि पढ़ना क्या क्या है। कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है। एक तो कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा चुका हूं पूरी, है ना, तो उसको क्वेश्चन दे रखे होंगे मॉड्यूल में, आप कर लेना, बाकी मैं पढ़ा आपको पहले चुका हूं कंसंट्रेशन टर्म्स। उसके बाद अगर अपने पास कोई टॉपिक रहेगा तो वो रहेगा एक तो वाष्प दाब, ठीक है, और राउल का नियम। सबसे पहले अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आएगा आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है, उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे ठोस एवं गैस की द्रव में विलयता। ठीक है, इसके अंदर एक फेमस नियम आएगा, हेनरी का नियम। इन सब की बात अपन को करनी है। इस पूरे जो चैप्टर की जान जो है वो है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। इस पूरे चैप्टर में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपन आज स्टार्ट वेपर प्रेशर से ही करेंगे और वाष्प दाब, राउल का नियम तक अपन करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, चल सबसे पहले अपन वाष्प दाब, हेडिंग लगा रहा हूं मैं, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर तक पहुंचने से जस्ट पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। सबसे पहला जो चीज है वो है किसी द्रव की प्रकृति। किसी द्रव की प्रकृति किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसी द्रव की प्रकृति किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? अगर कोई लिक्विड है, कोई द्रव है, वो वाष्पशील होगा या अवाष्पशील होगा, 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो कणों के मध्य जो होता है, अणुओं के मध्य। बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए आप इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा ये चेक करके आए, इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन से होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन से होते हैं। वैसे आज मैं बताते चलूंगा साथ में। अगर द्रव की प्रकृति है तो उनके बीच में 2 हमेशा फोर्स लगेंगे। कौन कौन से? एक तो द्रव के कण जो होंगे, अणु जो होंगे, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अणुओं के मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, जिसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। केमिकल बॉन्डिंग में 2 फोर्स पड़ते हो, एक इंटर एटॉमिक, वो होता है आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, ठीक है, मेटेलिक, ये सारे। इंटरमोलिकुलर में 2 ही आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डरवॉल। जब भी मैं बोलता हूं इंटरमोलिकुलर तो आपका दिमाग यहीं पे जाना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कहां पे जाना चाहिए, वॉन्डरवॉल। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? जो फोन से कनेक्टेड हाइड्रोजन। फोन से कनेक्टेड का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कनेक्टेड। ठीक है बात, चले आगे बात सुने।
अगर कोई अणु है, कोई द्रव है, तो उसमें अणुओं के मध्य एक तो आकर्षण बल लगता है जो उसको खींच के रखता है, बाउंड करके रखता है, और दूसरा क्या है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की वजह से अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो अपनी सरफेस को छोड़ने की ट्राई करता है, अपने सरफेस से दूर भागने की ट्राई करता है। तो दो फोर्स लगते हैं, दो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो किसी द्रव की जो प्रकृति है वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, दो विपरीत प्रकृति के बलों पर, विपरीत प्रकृति के बलों पर। कौन कौन से दो विपरीत प्रकृति के बल है? पहला है इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, अंतर आणविक आकर्षण बल, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, ठीक है। ये जो होता है वो होल्ड करके रखता है और इसकी वजह से अणु जो है वो प्लाइन करने की क्षमता रखता है, प्लाइन करने की प्रवृत्ति रखता है। इसकी वजह से अणु कौन सी प्रवृत्ति रखता है? प्लाइन की प्रकृति रखता है, प्लाइन की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है बात। ये प्लाइन की प्रवृत्ति रखेगा और इधर इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अंतर आणविक आकर्षण बल, जो दो अणुओं को क्या करके रखता है? जोड़ के रखता है। केस फर्स्ट, अगर मैंने बोला कि अंतर आणविक बल ज्यादा है, किससे? अंतर आणविक बल ज्यादा है तापीय ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से अगर ज्यादा है तो इसका मतलब अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा होगा तो वो पकड़ के रखेगा, तो प्लाइन कर ही नहीं सकता है। जब प्लाइन नहीं करेगा तो वो वाष्प नहीं बनाएगा, इसका मतलब द्रव की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अवाष्पशील हो जाएगी। द्रव की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अवाष्पशील हो जाएगी। पहली बात समझ में आई। केस सेकंड, अगर अंतर आणविक बल कम है, किसके कंपैरेटिव में? तापीय ऊर्जा के, मतलब तापीय ऊर्जा ज्यादा है तो प्लाइन करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, तो इसका मतलब द्रव की प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी? वाष्पशील। कैसी होगी? वाष्पशील होगी। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? तो द्रव की प्रकृति कैसी होगी? वाष्पशील होगी, ठीक है बात। ये आपको ध्यान रखना है। अंतर आणविक बल, तापीय ऊर्जा, अंतर आणविक बल, तापीय ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है? पेट्रोल जो होता है वो वाष्पशील होता है, इसका मतलब ये पेट्रोल के अंतर आणविक बल क्या लग रहा है? कम लग रहा है, तभी तो वो क्या है? वाष्पशील है, ठीक है। अपन खाने वाला तेल है, वो अगर वाष्पशील नहीं है तो उसका रीजन अपन बोलेंगे उसके अंदर अंतर आणविक बल कैसा लगता है? ज्यादा लगता है तापीय ऊर्जा के कंपैरेटिव में। बात क्लियर? चलो आगे। चल, ये तो बात हो गई द्रव की प्रकृति। इसी से रिलेटेड टॉपिक है वाष्पन, इसी से रिलेटेड टॉपिक है वाष्पन, इवोपरेशन। वाष्पन, इवोपरेशन, ठीक है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है। होता क्या वाष्पन? देखो, अगर मैं, सुनना बात को ढंग से, पानी लिया, पानी का वाष्पन हर टेम्परेचर पे होता है। देखो क्वथनांक अलग होता है, वाष्पन चीज अलग होती है। पानी का वाष्पन हर टेम्परेचर पे होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, नॉर्मल टेम्परेचर है 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर चल रहा है। आप क्या करो, रात में जो है एक ग्लास में 4 ड्रॉप पानी रखो, सिर्फ 4 ड्रॉप। सुबह उठ के देखना उस ग्लास में पानी नहीं मिलेगा आपको, उसमें एक व्हाइट स्पॉट बन जाएगा, सफेद दाग टाइप बन जाएगा। क्यों? पानी जो है वो क्या बन गया? वाष्प बन के चला गया। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे क्या बनता है? वाष्प बनती है। तो वाष्पन तो होता है। ये तो 4 ड्रॉप लिया, अब ज्यादा ड्रॉप होता तो अपन को मालूम भी नहीं चलता है। तो वाष्पन तो होगा, वाष्पन होगा तो क्या होगा? पानी ऊपर उड़ के चला जाएगा। पानी ऊपर उड़ के चला गया तो मेजरमेंट कैसे चेक करो? पहले क्या करो, उसका द्रव्यमान चेक कर लो। पहले 100 ग्राम था,
और 1 घंटे बाद में चेक करोगे तो कुछ पानी ऊपर वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो 99.9 ग्राम आ जाएगा, 0.1 ग्राम कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सुने आप ढंग से। तो वाष्पन होता क्या है? मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, ठीक है, ये लीजिएगा, इसके अंदर वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल का मतलब वाष्पशील। क्या है? वाष्पशील, वोलेटाइल बोलते हैं। वाष्पशील को क्या बोलते हैं? वोलेटाइल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। ठीक है बात? अब सुने बात, इसके अंदर 2 टाइप के अणु। कितने टाइप के अणु है? 2 टाइप के। एक अणु तो ये रहा और एक अणु ये रहा। इसके अणु को बोलते हैं स्थूल अणु। कौन सा अणु बोलेंगे? स्थूल अणु, बल्क मॉलिक्यूल। ठीक है भैया? इसको बोलते हैं, इस वाले अणु को जो बोलते हैं वो बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, पृष्ठीय अणु। मेरे से अगर पूछा जाए कि स्थूल अणु जो है, ये स्थूल अणु है, इसकी एनर्जी क्या होगी? पृष्ठीय अणु से कम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल कम होगी। पृष्ठीय अणु की एनर्जी ज्यादा है, तभी तो इसने धक्का मार के ऊपर गया है। जैसे सपोज करो मैं अगर एक रैंडमली पूरी क्लास भर देता हूं मैं स्टूडेंट से और बोलता हूं गेट पे कौन पहुंचेगा, तो कोई जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो दूसरे को धक्का मार के इधर उधर कोनी लगा के क्या करेगा? गेट पे पहुंच जाएगा। तो जो गेट पे पहुंचा इसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ये यहां पे पहुंचा इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। तो अगर एनर्जी की बात करूं, ऊर्जा की बात करूं, तो सरफेस मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब सुने बात को, अगली बात। यहां पे जो फोर्स लग रहा है इस स्थूल मॉलिक्यूल, बल्क मॉलिक्यूल पे, तो दूसरा मॉलिक्यूल इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला मॉलिक्यूल इधर, ऊपर वाला मॉलिक्यूल इधर और इसके ऊपर इधर। तो इस मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रहा है वो चारों डायरेक्शन से लग रहा है। तो यहां पे फोर्स कैसा लगता है? बैलेंस्ड फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है? बैलेंस्ड फोर्स लगता है। संतुलित बल लगेगा। कैसा लगेगा? संतुलित बल। कैसा लगेगा? संतुलित बल। इसके ऊपर जो लगेगा वो इस डायरेक्शन से तो बैलेंस हो जाएगा इधर, लेकिन ये इधर लगेगा, असंतुलित बल लगता है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो मैंने एक, अगर किसी कंटेनर में अगर मैंने लिक्विड लिया और वो वाष्पशील है, तो मैंने कहा 2 टाइप के अणु होते हैं, एक स्थूल अणु होता है और एक होता है सरफेस अणु होता है, पृष्ठीय अणु होता है। स्थूल अणु के ऊपर बैलेंस फोर्स लगता है, इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगेगा, एनर्जी ज्यादा होगी, सरफेस मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी, बल्क मॉलिक्यूल की क्या होगी? कम होगी। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अब सुने आगे बात, सुनना बात को ढंग से। एनर्जी की बात हो गई, सरफेस मॉलिक्यूल, बल्क मॉलिक्यूल, इन सब की बात हो गई। अगर मैं इसे हीट करता हूं या नॉर्मल टेम्परेचर पे पड़ा है, कंडीशन इसके लिए फेवरेबल है, तो क्या होगा? इसके लिए थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। किसके कंपैरेटिव में? इंटरमोलिकुलर फोर्स से। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया? वाष्प में। ऊपर जाने का मतलब किस में कन्वर्ट हो गया? वाष्प में। तो किसी द्रव के अणु का वाष्प में परिवर्तित होने की स्वतः घटना को अपना आप होना चाहिए, आप कुछ भी मत करो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना चाहिए। उस परिघटना को क्या कहते हैं अपन? वाष्पन। तो अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशन में द्रव के अणुओं का वाष्प में परिवर्तित होने की स्वतः घटना को वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल गया? पृष्ठ के अणु ऊपर जाएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं, वाष्पन जो है वो पृष्ठीय घटना है।
वाष्पन जो है वो कैसे फिनोमिना है, पृष्ठीय घटना है, पृष्ठीय फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, अब आगे आओ, अब अपन बात करते हैं, अब अपन आगे बात करते हैं कि वाष्पन की दर जो है वो किस पे डिपेंड करेगी। वाष्पन की दर को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पन की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। सुनना बात को, पहला, वाष्पन की दर को प्रभावित करने वाला पहला कारक, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ तो वाष्पन की दर को लिखता हूं आर ई से, रेट ऑफ इवोपरेशन आर ई, तो बढ़ेगा। वाष्पन की दर टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। कैसे? आपने 1 लीटर पानी लिया, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा, 5 दिन में वाष्पित होगा, उसी को गैस पे रख दो, 1 घंटे में वाष्पित हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो वाष्पन की दर बढ़ गई। सेकेंड नंबर, अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ाया, क्या बढ़ाया? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ा रहे हो तो वाष्पन की दर क्या होगी? बढ़ेगी। कैसे? वाष्पन की दर, जब वाष्पन होता है तो अधिक ऊर्जा के अणु क्या होते हैं? देखो ये अधिक ऊर्जा के अणु, अधिक ऊर्जा के अणु बाहर निकल जाते हैं। अधिक ऊर्जा के अणु अगर बाहर निकल जाते हैं तो सिस्टम की एनर्जी, निकाय की ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। निकाय की ऊर्जा क्या हो जाती है? कम होती है। एक बात सुनना, जैसे अगर अपन को चाय पीनी है, कप में पीते हैं, ठीक है, तो सरफेस एरिया कम है कप का, उसे आप प्लेट में ले लेते हो, प्लेट में लेते ही सरफेस एरिया बढ़ गया, तो आप जल्दी से पी लेते हो। क्यों? आपको वो लगता है कि वो ठंडी हो गई प्लेट में लेने से। प्लेट में लेने से ठंडी कैसे हो गई? जैसे ही आपने प्लेट में लिया तो सरफेस एरिया बढ़ा, तो वाष्पन की दर बढ़ी, वाष्पन की दर बढ़ी तो अधिक ऊर्जा के कण जो है, अधिक ऊर्जा के जो कण है वो कहां चले गए? ऊपर चले गए। ऊपर चले गए तो सिस्टम की ऊर्जा क्या हो गई? कम हो गई, तो आपको लगता है टेम्परेचर कम हो गया, इसलिए आप आसानी से पी लेते हो। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगी। ठीक है। थर्ड नंबर, अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगी? कम। अंतर आणविक बल अगर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल उससे क्या करके रखेगा? खींच के रखेगा, तो क्या मॉलिक्यूल ऊपर जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। तो अंतर आणविक बल बढ़ता है तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगी? कम। फोर्थ नंबर, शुष्क वायु प्रवाहित करने पर, शुष्क वायु प्रवाहित करने पर, आपको मालूम है कि बारिश के मौसम के कंपैरेटिव में गर्मियों में जो है वो कपड़े आसानी से सूखते हैं। उसका रीजन क्या है? गर्मियों में क्या होती है? शुष्क वायु प्रवाहित होती है। शुष्क वायु प्रवाहित होती है तो कपड़ों में जो पानी होता है वो वाष्प बन के ऊपर ही तो उड़ता है, तभी तो कपड़े सूखते हैं। तो शुष्क वायु प्रवाहित होते हैं, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? वाष्पन की दर बढ़ जाती है। तो शुष्क वायु प्रवाहित करने पर वाष्पन की दर जो होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मेरे को कोई बोले वाष्पन की दर का टाइम के साथ ग्राफ क्या आएगा, ये वाष्पन की दर है, रेट ऑफ इवोपरेशन, और अगर ये टाइम है, तो देखो वाष्पन में क्या होता है? ये 100 के 100 मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऊपर जाते हैं। 100 के 100 मॉलिक्यूल क्या होंगे? ऊपर जाएंगे, जाएंगे 100 के 100 मॉलिक्यूल ऊपर, फिर नीचे वाली लेयर सरफेस बन जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगी। तो वाष्पन की दर हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, और इस टाइप का ग्राफ आता है। वाष्पन की दर हमेशा कांस्टेंट रहती है और इस टाइप का ग्राफ आएगा। रेट ऑफ इवोपरेशन कांस्टेंट रहेगी और इसका ग्राफ ऐसा आएगा। बात क्लियर? चले आगे। चलो, ये तो मैंने आपको वाष्प दाब पढ़ाने से पहले 3 चीजें पढ़ाई। द्रव की प्रकृति क्या होती है, वाष्पन क्या होता है, और वाष्पन की दर को प्रभावित करने वाला कारक। इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे अभी अंतर आणविक बल पे भी, जो अपन करेंगे वाष्प दाब में क्वेश्चन। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। अब अपन आते हैं मेन मुद्दे पर, वाष्प दाब क्या है।
अब आता है अपन वाष्प दाब क्या होता है। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, ये लीजिएगा, एक कंटेनर ले लेते हैं अपन, ये लो, ये द्रव के अणु थे, वाष्प तो बन ही रही थी, द्रव के अणु थे, वाष्प बन रही थी, हीट कर रहे हैं अपन, उष्मा दे रहे हैं, तो द्रव के अणु कन्वर्ट हो रहा था वाष्प में और कन्वर्ट होके बाहर चला जा रहा था। मैंने इस कंटेनर को कर दिया क्लोज, तो द्रव का अणु जब वाष्प में कन्वर्ट हो रहा था तो उसे अपन बोल रहे थे वाष्पन इवोपरेशन। ठीक है, अब कंटेनर क्लोज किया तो यहां पे ये वाष्प के अणु बने, ये वाष्प के अणु क्या होंगे, ऊपर दीवार से टकराएंगे तो इनकी ऊर्जा में क्या होगी, हानि होगी, ऊर्जा में हानि होगी तो वाष्प वापस किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, द्रव में, तो वाष्प द्रव में वापस कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, इसको बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। और द्रव अगर वाष्प में कन्वर्ट होता है तो इसे क्या बोलते हैं, वाष्पन। और ये रिएक्शन कैसी हो गई, ये रिएक्शन कैसी हो गई, रिवर्सिबल हो गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। आगे अपन पढ़ने वाले हैं साम्य के अंदर कि अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो और कंटेनर कैसा हो, क्लोज हो, तो उसमें साम्य आएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वाष्पन की दर संघनन की दर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था पर रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। कैसे हुआ, सुनना बात को। ये टाइम टी में और इधर रेट है, रेट ऑफ इवोपरेशन तो बताया था ऐसे ही रहेगा हमेशा। रेट ऑफ कंडेंसेशन, क्या टी बराबर 0 टाइम पे, क्या टी बराबर 0 टाइम पे क्या ये मॉलिक्यूल यहां पे टकरा गए थे, क्या नहीं टकराए थे, तो कंडेंसेशन क्या होगा, संघनन क्या होगा, स्टार्टिंग में 0, ये लो 0, फिर धीमे धीमे बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके बराबर हो जाएगा, ये रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इस वाले पॉइंट पे जाते जाते दोनों बराबर हो गए, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, साम्य। तो साम्य पर रेट ऑफ इवोपरेशन किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। साम्य पर वाष्पन की दर किसके बराबर हो गई, संघनन की दर के बराबर हो गई, तो उसी को अपन बोलते हैं साम्य अवस्था। तो साम्य जब आएगा तो वाष्प भी होगा और द्रव भी होगा। तो साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर वाष्प के अणुओं द्वारा, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। साम्य अवस्था पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, वाष्प दाब। क्यों, ये भी होगा, ये भी होगा, तो जितना प्रेशर लगाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब क्या होता है, समझ में आया। अब बात करते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, सुने बात को। पहला पॉइंट, वाष्प दाब जो है मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा वापस। कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 किलोग्राम जल लो तो उसका वाष्प दाब भी वही होगा जो 100 किलोग्राम जल का होगा। क्यों, डिपेंड करेगा ही नहीं, मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर मात्रा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड नंबर, पृष्ठीय गुणधर्म है। कैसा गुणधर्म है, पृष्ठीय गुणधर्म है, सरफेस फिनोमिना है। ठीक है। थर्ड नंबर,
थर्ड नंबर पॉइंट, टेम्परेचर तापमान के साथ कैसे प्रभावित होता है उसकी बात करते हैं अपन। टेम्परेचर के साथ कैसे अफेक्टेड होगा, टेम्परेचर के साथ कैसे अफेक्टेड होगा कौन, वाष्प दाब। तो सुने बात को, एक इक्वेशन ध्यान रखनी है, डी ऑफ दी ln p बाई डी टी डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो वाष्प दाब परिवर्तित होता है। डी बाई डी टी, टी क्या है टेम्परेचर, पी क्या है दाब, डेल्टा एच एंथैल्पी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। मैं क्या करता हूं देखो, डी ऑफ दी एल एन पी रखा नेचुरल लॉ, डेल्टा एच बाई आर ऐसे रख दिया, 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, इंटीग्रेशन कर दो, कर दिया इंटीग्रेशन। यहां पे प्रेशर P1 रखा, यहां प्रेशर P2 रखा, यहां पे टेम्परेचर T1 रखा, यहां पे टेम्परेचर T2 रखा। तो ये क्या हो जाएगा ln P2 बाई P1, इंटीग्रेशन तो करना आता है ना, ln P2 बाई P1, ये हो जाएगा डेल्टा एच बाई आर, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1 बाई टी, तो ये हो जाएगा 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अगर इसको और अगर सिस्टमेटिक लिखना चाहे तो log 10 बेस पे P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ये नीट में पूछ ली थी 2017 में, कि वाष्प दाब जो होता है वो टेम्परेचर के साथ किस टाइप से वेरिएशन शो करता है। ये देखो, या तो वो इक्वेशन है या ये दे रखी थी वहां पे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब लॉग की टर्म्स में है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ, तो ग्राफ फिर ऐसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस टाइप का बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वाष्प दाब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। अगर मैं प्रूव करना चाहता हूं तो देखो, मैं हीट कर रहा हूं, उष्मा दे रहा हूं, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव। T2 बड़ा है, T2 100 ले लो, T1 10 ले लो, तो 1/10.1 होता है, 1/100.01 होता है, तो डिफरेंस पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, इसका मतलब लॉग के अंदर वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी, इसका मतलब P2 बाई P1 ग्रेटर देन 1 होगा, P2 बाई P1 ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1 हुआ, P2 इज ग्रेटर देन P1 हुआ। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है बात, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, 4th नंबर पे। वाष्प दाब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। वाष्प दाब जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों नहीं करता है वो समझिएगा बात को। जैसे सपोज करो मेरे को वेपर प्रेशर डिफाइन करना है, ये कंटेनर लिया, ये 10 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, और सरफेस एरिया कितने का है, 10 का। एक मॉलिक्यूल ऊपर जाता है, वापस वेपर बन के जब नीचे आता है और बल लगाता है, तो मान लिया 1 का लगाता है, तो 10 अणु कितने का बल लगाएगा बताओ बेटा, 10, और सरफेस एरिया कितना 10, फोर्स पर यूनिट एरिया 10/10 1 आएगा। मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया सॉरी, मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया इस टाइप से, ये सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो इस बार 20 अणु हो जाएंगे। सरफेस एरिया भी कितने का है, 20 का, डिवाइड करने पर क्या आएगा, 1। तो क्या डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो तो डिपेंड करती नहीं है। ठीक है, तो वाष्प दाब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि एक कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उससे एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें वाष्पशील विलायक रखा गया, उसका वाष्प दाब P है। अब उसके ऊपर एक डिस्क लगा दिया आपने, एक चकती रख दी, तो चकती का मालूम है ना, डिस्क का सेंट्रल पार्ट जो होता है उससे ही द्रव निकल सकता है। तो बोलेगा बताओ वेपर प्रेशर P डैश है, तो P और P डैश में क्या रिलेशन होना चाहिए, P और P डैश में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो सिंपल सा आंसर है, वाष्प दाब सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, तो P बराबर क्या होगा, P डैश होगा, P बराबर क्या होगा, P डैश होगा। बात क्लियर। चलो अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट बात करते हैं अपन 5th नंबर, वाष्प दाब जो होता है द्रव की प्रकृति से रिलेटेड बात करें, द्रव की प्रकृति क्या है उस पर कैसे डिपेंड करता है। वाष्प दाब जो होता है वो अंतर आणविक बल के जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अंतर आणविक बल ज्यादा हुआ, अगर अंतर आणविक बल ज्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल वाष्प बनेगा ही नहीं। जब वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प दाब कैसे लगेगा। तो अंतर आणविक बल ज्यादा होगा तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको चेक करने का आइडिया कैसे लगाना है, ठीक है। एग्जांपल बता रहा हूं, चेक करने का आइडिया कैसे लगेगा। तो इसके ऊपर आएगा सीधा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 3 मॉलिक्यूल दे दिए, 2 मॉलिक्यूल दे दिए और पूछेगा बताओ वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या आएगा। देखिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन दिया वाष्प दाब का क्रम लिखिए। ऑर्डर लिखना है, वाष्प दाब का क्रम लिखिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें एक तो दे रखा है वाटर, दूसरा दे रखा है इथेनॉल और तीसरा दे रखा है ईथर, ठीक है। चलो चेक करते जा रहे हैं। दो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा। अंतर आणविक बल का मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल लो, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल इधर लो, इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये लो H बॉन्डिंग, इधर भी होगी सर वो तो, हाँ बिल्कुल होगी। और इनके बीच में वॉन डेर वाल फोर्स ही लगेगा, वॉन डेर वाल बल ही लगेगा, लगेगा। आगे सुनना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे वॉन डेर वाल फोर्स लगा। आगे बात सोचो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, जबकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे ज्यादा होगी, यहां पे कम होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे ज्यादा है, ये लिख दिया मैंने। अब बताओ, अपन ने कहा कि वेपर प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो वेपर प्रेशर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो सी, फिर बी, फिर ए। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। सी, बी और ए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखे, मेरे को अगर ऐसा दे दिया जाए, एक दे दिया बेंजीन और दूसरा दे दिया टोलुइन, तो मैंने चेक किया कि दोनों के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगनी नहीं है, दोनों के अंदर वॉन डेर वाल लग रहा है। अब वॉन डेर वाल मेरे को मालूम है ना, वॉन डेर वाल ही लग रहा है अगर, तो वॉन डेर वाल फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो टोलुइन का ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर जो आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा वॉन डेर वाल फोर्स के। वॉन डेर वाल फोर्स इसका ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, बेंजीन का ज्यादा होगा। चलो अगला देखो, मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, एक ये लो, दूसरा मॉलिक्यूल ये दे दिया, ये मैंने बोले सारे के सारे वोलेटाइल लिक्विड है। अब मेरे को मालूम है ये गैस होता है बट मैंने मान लिया लिक्विड है। अब बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन फोन से कनेक्टेड नहीं। दूसरा मॉलिक्यूलर वेट चेक करो, अच्छा वॉन डेर वाल है, मॉलिक्यूलर वेट चेक करो, मॉलिक्यूलर वेट भी फेल हो जाएगा, आइसोमर्स है सारे। अगर ये भी फेल हुआ तो उस समय ध्यान रखें वॉन डेर वाल फोर्स जो होता है, वॉन डेर वाल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सरफेस एरिया के, पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो इतना है, 5 कार्बन का है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 कार्बन का है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 कार्बन का है। तो सबसे ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, तो वॉन डेर वाल फोर्स इसका ज्यादा होगा, ए का। वॉन डेर वाल फोर्स किसका ज्यादा होगा, ए का। आ रही बात समझ में। इसका वॉन डेर वाल फोर्स ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर की बात करूं तो ए, फिर बी एंड देन सी।
देखो पहला वाला पॉइंट आई हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो चेक करना सीखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वॉन्डर वॉल है, मॉलिक्यूलर वेट से चेक करना सीखा है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट भी टाई हुआ तो मैंने सरफेस एरिया से सोचना सिखाया। एक क्वेश्चन और देख लो बस, 4th नंबर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। आपको सबको ये तो मालूम है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो है वो इंट्रा एच बॉन्डिंग है और इसमें इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटर का मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा और इसमें तो एक में ही बन जाएगा, ऐसे देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बनेगी, ये OH हो गया, ये N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, दूसरा मॉलिक्यूल लो, इसको उल्टा करके लिख दो O और H, ये देखो, और यहां पे N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैं ये नहीं बोलूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ऐसा बोलना थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लग रहा है। मैं ये बोल सकता हूं दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद ये रहा और ये रहा। एक बात सोचो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ सेम मान ली जाए, सेम ही है वैसे, अगर सेम मानूं मैं, तो उस कंडीशन में देखे इसका अणुभार जो भी आया उसके कंपेरेटिव में इसका अणुभार 2 गुना है। अगर अणुभार 2 गुना है तो इसका मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका वेपर प्रेशर कम आएगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल के। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम है तो इसका मॉलिक्यूल ये बना, इसका मॉलिक्यूल ये बना, ये डाइमर बना रहा है, द्विलक बना रहा है, अणुभार बढ़ गया, अणुभार बढ़ गया तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ गया, और वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। चल ये चेक करना, 5वां पॉइंट था। 6 नंबर पॉइंट लिखते हैं अब, 6 नंबर लास्ट पॉइंट, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में, जब किसी वाष्पशील विलायक में, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाए, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाए तो विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्योंकि, मैं क्योंकि वर्ड अभी बाद में लिखा रहा हूं, पहले समझा देता हूं। मैंने बोला कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाए तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्योंकि, समझना बात कौन से, जैसे ये आपके पास कोई कंटेनर था, ये जो रेड पेन से लिख रहा हूं, ये सारे वाष्पशील विलायक है। वाष्पशील विलायक का मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है, ये प्योर शुद्ध विलायक है। इसमें एक्स सॉल्वेंट कितना होगा, विलायक की मूल बिंदु 1 हो जाएगी, ठीक है साहब। अब आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर क्या किया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ कुछ ऐसा हो जाता है, होमोजीनियस है ना। सुनना बात को ढंग से, पहले 10 मॉलिक्यूल जा रहे थे ऊपर, पहले तो वेपर प्रेशर पहले था 10 मॉलिक्यूल और 10 का ही सरफेस एरिया था तो 1 का। अब P डैश 8 मॉलिक्यूल तो ऊपर जाएंगे, सरफेस एरिया तो अभी भी 10 का 0.8 हो गया, कम हुआ या नहीं हुआ। तो इसका एक तो रीजन ये है कि सरफेस का कुछ भाग जो है, सरफेस का कुछ भाग जो है वो कौन घेर लेता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घेर लेता है। सरफेस का कुछ भाग कौन घेर लेता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घेर लेता है। सरफेस का कुछ भाग अवाष्पशील विलेय पदार्थ घेर लेता है, जो वाष्प दाब नहीं लगाता है, इस कारण जो है वो वाष्प दाब कम होता है। एक तो ये। दूसरा देखें, पहले विलय का मोल बिंदु कितना था, 1, इस बार विलय का मोल बिंदु देखो क्या आएगा, लेस देन 1। मालूम है ना, 2 कंपोनेंट का योग जो होगा, 2 घटकों की मोल बिंदु का योग 1 होता है,
तो इसका मतलब सॉल्वेंट की मोलबिन जो होगी वो 1 से तो कम होगी, मोलबिन कम हो जाती है, क्योंकि विलायक की मोलबिन वाष्पशील विलायक की, वाष्पशील विलायक जो वाष्पशील ज्यादा होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वाष्पशील विलायक की मोलबिन कम हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो जब मैंने किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। उसका रीजन मैंने बता दिया, वाष्पशील विलायक की मोलबिन क्या हो जाती है, कम। तो इसका मतलब ऐसा बोलूं कि वाष्प दाब जो होता है वो समानुपाती होता है वाष्पशील पदार्थ की मोलबिन के। बोलो, वाष्पशील पदार्थ की मोलबिन के समानुपाती होगा। वाष्पशील पदार्थ की मोलबिन कम हुई तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है सारी? तो वाष्प दाब होता क्या है और उसको प्रभावित करने वाले 6 कारक समझ में आ गए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं राउल्ट्स लॉ का। अब आगे बात करेंगे राउल्ट्स लॉ। अब आगे बात करते हैं राउल्ट्स लॉ, राउल का नियम। राउल का नियम, सुने बात को। राउल का नियम क्या कहता है, स्टेटमेंट देख ले पहले, पहले स्टेटमेंट देखिए उसके बाद आगे बात करते हैं। जब किसी वाष्पशील विलायक में, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोलबिन, विलेय की मोलबिन के बराबर होता है। ये तो इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो ये स्टेटमेंट कैसा है, कैस हुआ वो अपन समझते हैं। ये तो इसका स्टेटमेंट हुआ, समझना बात को। अगर मैंने ऐसा लिया, कोई ए जो है वो वाष्पशील विलायक है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं ए वाष्पशील विलायक है, और बी जो है वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। ठीक है, ए वाष्पशील विलायक है और बी क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, जिसे अपन लिखेंगे बार बार NVS, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ए वाष्पशील विलायक है, बी जो है अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, बी को अपन क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है बात? अब सुनना बात को। मैंने माना कि इसके मूल Na है, इसके मूल Nb है, ये मूल है। ठीक है, मोलबिन मैंने मान ली इनकी XA है और इसकी XB है, ये मोलबिन हो गए। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का ये मतलब होता है कि जब वो अकेला वही हो। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का मतलब होता है कि अकेला वही कंपोनेंट हो। ठीक है, कि मैं बोल रहा हूं कि ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होगा, शुद्ध अवस्था का मतलब अकेला ए होना चाहिए, बी होना ही नहीं चाहिए फिर तो उस अवस्था में वाष्प दाब जो होता है उसको बोलते हैं PA0। क्या बोलते हैं, PA0।
इसका क्या होगा, तुम लोग बोलोगे पी बी नॉट। अरे भैया जब ये अवाष्पशील है तो कुछ बनाएगा ही नहीं ना, अवाष्पशील है तो कुछ बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक है बात, अवाष्पशील है तो कुछ बनाना नहीं चाहिए। और विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब वो हो जाएगा दोनों को मिलाने पर पीएस के बराबर हो जाएगा, ठीक है बात, ओके। इसका क्यों नहीं होगा, अवाष्पशील है ना, अवाष्पशील का तो वाष्प दाब लगता ही नहीं। सुने बात को, विलयन का वाष्प दाब पीएस जो होता है, अभी मैंने बोला था विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो वाष्पशील घटक की मूल बिन के समानुपाती होता है पीएस इज इक्वल टू एक्स ए, समानुपाती। मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाया, पी ए नॉट एक्स ए लिख दिया, बोलो पीएस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। एक काम करता हूं, एक्स ए को लिख दिया 1 माइनस एक्स बी, इसको एक्स बी को इधर लेके चला जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, 1 माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बी। तो क्या हो गया, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या, एक्स बी। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मूल बिन के तुल्य होता है। सुनना बात को, ये तो वाष्प दाब था, ये विलयन का वाष्प दाब है, ये 100 होता तो ये 80 होता है, 100 माइनस 80 क्या होता है, कमी। तो ये तो है अवनमन, इसको क्या बोलते हैं, अवनमन। पी ए नॉट माइनस पी एस को क्या बोलते हैं, अवनमन। और जब इनिशियल वैल्यू के सापेक्ष देखा जाए तो फिर उसे बोलते हैं क्या, आपेक्षिक अवनमन। इसको क्या बोलते हैं, आपेक्षिक या सापेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या सापेक्षिक अवनमन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, विलय की मूल बिन एक्स बी के बराबर आ गया, ठीक है बात। थर्ड नंबर पॉइंट समझे, थर्ड नंबर पॉइंट समझे, यदि दोनों घटक वाष्पशील होते तो, यदि दोनों घटक वाष्पशील हो तो मैं बोलूंगा पी एस जो होगा ना वो किसके बराबर आएगा, अकेला होता तो पी ए नॉट इंटू एक्स से होता है, दोनों हैं तो पी बी नॉट इंटू एक्स बी होगा, इसके बराबर आएगा। और सुने बात को, ये पी ए नॉट इंटू एक्स से ये किसकी वजह से वाष्प दाब है, ए के कारण वाष्प दाब, तो इसका मतलब ये ए का वाष्प दाब बोल दूं, और ये किसकी वजह से, बी के कारण वाष्प दाब। तो पी ए बराबर होगा पी ए नॉट एक्स ए और पी बी होगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तीन कंपोनेंट हो गए तो पी नॉट सी इंटू एक्स सी और कर दूंगा। यहां तक बात समझ में आ गया। तो अपने काम का तो ये कहां से आया, यहां से आया। मैं तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखूंगा हमेशा, इस वाले फॉर्मूले को ध्यान में रखूंगा, यहीं से सब कुछ हुआ है। पी एस बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, सब कुछ आंसर इसी के अनुसार आ रहा है, ठीक है बात। अब आगे बात करते हैं। मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो एक ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैंने एक ग्राफ का पॉइंट बना रहा हूं। इधर मूल भिन्न चलेगी, मोल फ्रैक्शन, मूल भिन्न, ठीक है। मोल भिन्न में एक्स ए की वैल्यू 0 ले लो, यहां पे तो एक्स बी कितना हो जाएगा 1, यहां पे एक्स ए 1 होगा तो एक्स बी कितना हो जाएगा 0। ये बात तो समझ में आ रही। इधर ले रहा हूं मैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, समझना बात को ढंग से। मेरे को एक्स ए बराबर 0 है, एक्स ए 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो गया। एक्स बी रखा 1 तो पी एस किसके बराबर आ गया, पी बी नॉट के बराबर। ये लो पी बी नॉट की वैल्यू, उस वाले पॉइंट पे गए तो एक्स बी 0 हो गया, ये पूरा 0 तो पी एस किसके बराबर आया, पी ए नॉट के बराबर। ये मैंने मान लिया पी ए नॉट। यहाँ मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि पी ए नॉट की वैल्यू ज्यादा है पी बी नॉट से, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं तो ऐसा आएगा, ये स्ट्रेट लाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी। अब सुने बात को, जब मैं ये बोल चुका हूं कि ये पी ए जो है वो पी ए नॉट इंटू एक्स ए के बराबर होगा,
और पी बी जो होगा वो पी बी नॉट इंटू एक्स बी के बराबर होगा। तो ये दो इक्वेशन और बनाओ, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, तो एक्स ए की वैल्यू 0 हुई तो ये वाला पॉइंट आ गया, और एक ये वाला स्ट्रेट लाइन है ना वाई इक्वल टू एम एक्स जैसा, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया। अच्छा इसका एक ग्राफ बनाओ, एक्स बी की वैल्यू 1 है तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, पी बी की, पी बी नॉट इंटू एक्स बी की, और ये किस लाइन की इक्वेशन है, अपन बोलेंगे पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है। बात यहां तक क्लियर। मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की ऐसे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये पॉइंट ओ लिया, ये पॉइंट बी ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, और ये वाला पॉइंट सी लिया। मैंने बोला ओसी कितना होगा, ओसी कितना होगा। कोई कहेगा कि सर एक स्केल लेके आओ और इसको मेजरमेंट कर लो और ओसी की वैल्यू बता दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखे, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या आ रहा है, सुनना बात को ढंग से, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या आएगा, ओसी कहां पे जाके टच कर रहा है, ओ सी, सी वाला पॉइंट किस लाइन पे टच कर रहा है, पीएस पे, पीएस पे। अब मालूम है ना पीएस किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पीबी पे। पी ए वाली लाइन कौन सी है, ये रही पी ए वाली लाइन, तो कहां टच कर रहा है, ओबी, तो पी ए किसके बराबर होगा, ओबी के, प्लस पीबी वाली लाइन ये रही, तो कहां टच कर रहा है, ओए, तो OC इज इक्वल टू OB प्लस OA, OC इज इक्वल टू OB प्लस OA, ये आ जाएगी वैल्यू। बात क्लियर, समझ में आ गया यहां तक, चले आगे, चलो आगे बात करते हैं। इसका एक लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड में 4 पॉइंट बता दिए, लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। पांचवा पॉइंट बात करते हैं, वाष्प प्रावस्था में, जब ऊपर बात हुई थी वाष्प प्रावस्था में मोल बिन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वाष्प प्रावस्था में मूल बिन की बात करते हैं। था क्या, सुनना बात को, ये बात थी ना, यहां पे द्रव है और यहां पे जो है वो वाष्प है। मैंने ये माना, सुने बात को, एक्स ए की द्रव प्रावस्था में मूल बिन है, एक्स बी की द्रव प्रावस्था में मूल बिन है, वाई ए की वाष्प प्रावस्था में मूल बिन है, वाई बी की वाष्प प्रावस्था में मूल बिन हो जाएगी। ये तो बात हुई, एक्स ए की द्रव प्रावस्था में मूल बिन है, एक्स बी की द्रव प्रावस्था में मूल बिन है, वाई ए की वाष्प प्रावस्था में मूल बिन है, और वाई बी की वाष्प प्रावस्था में मूल बिन है। ये सारी बातें क्लियर, ठीक है, बोलो, ये हो जाएगा ए की द्रव प्रावस्था में, बी की द्रव प्रावस्था में। सुनना, यहां पे वाष्प दाब कितना लग रहा है, मतलब यहां पे वाष्प दाब किसकी वजह से लग रहा है, इनकी वजह से ही तो लग रहा है, पीएस, ठीक है। अगर तुम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ाएंगे कि डाल्टन का आंशिक दाब के नियम के अनुसार पी ए चाहिए होता ना, तो वो पी टोटल इंटू उस कंपोनेंट की मूल बिन होती है, यही होती है। यहां पे मेरे को चाहिए वाष्प प्रावस्था में मूल बिन, ये हो गया पीएस, ये पीएस, या मेरे को यहां पे चाहिए कि ए की वजह से वाष्प दाब होगा पीए, वो किसके बराबर होगा,
पी एस इंटू वाई है, तो यहाँ पे वाष्प प्रावस्था में मूल बिंदु क्या है, एक्स ए नहीं है, वाई है। ये ए का आंशिक दाब आ गया टोटल वाष्प दाब इंटू वाई ए, तो वाई ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन पी एस। डॉल्टन का आंशिक दाब का नियम लगाया मैंने, तो पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए नॉट एक्स ए, और पी एस की वैल्यू क्या है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। सिमिलर वे में वाई बी जो होगा वो होगा पी बी अपॉन पी एस, इसका मतलब क्या, पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के बराबर। वाई ए प्लस वाई बी करोगे तो मूल फ्रैक्शन का सम तो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। मूल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है बात। चलो न्यूमेरिकल करते हैं अब। राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड सारी बातें हो गई, वेपर प्रेशर वगैरह सब कुछ हो गया। अब अपन न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल से बात स्टार्ट करते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पी एस बराबर 120 माइनस 60 ऑफ दी एक्स बी mm ऑफ एच जी दे रखा है ना। तो आपसे पूछा शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब और शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब कितना होगा, ये पूछा गया। ठीक है, सुने बात को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको करने का एक तरीका तो ये है, पी एस बराबर अपन को मालूम है पी ए नॉट इंटू एक्स ए होता है प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी होता ही है। एक्स ए हटाना है तो पी ए नॉट एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख देता हूँ प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी हो जाएगा। यहां से एक काम करे, पी ए नॉट आएगा माइनस एक्स बी ले लो कॉमन, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट बन जाएगा। ये वाली इक्वेशन इसके जैसे बन गई, कंपेयर कर लो। तो पी ए नॉट जो आएगा वो तो आएगा 120 और पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट जो आएगा वो आएगा 60। तो पी बी नॉट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60 mm ऑफ एच जी और ये आ जाएगा 120 mm ऑफ एच जी। बात समझ में आई, ये चीजें बनने वाली, पी ए नॉट और पी बी नॉट। सुनना बात को अब ढंग से, ये तो मेथड हो गया। अगर मेरे को लॉजिकल बात करनी है ना तो मैं ऐसा बोलूंगा, जब मेरे को लॉजिकल बात करनी होगी तो मैं ऐसे बोलूंगा, पी ए नॉट कब आएगा, जब शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में इसका मतलब अकेला ए होना चाहिए, तो एक्स ए 1 होगा, एक्स बी कितना होगा 0। एक्स ए 1 रख दो, एक्स बी 0 रख दो, एक्स बी 0 रखा तो ये कैंसिल, पी ए नॉट कितना आ जाएगा 120 सीधा। अगर पी बी नॉट कैलकुलेट करना है मेरे को तो इसका मतलब शुद्ध अवस्था में बी होना चाहिए, बी होगा तो एक्स बी 1 होगा, एक्स बी 1 होगा तो एक्स ए 0 होगा, एक्स बी 1 रख दो यहाँ पे, सीधा 1 रखा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, सीधा आंसर बन जाएगा। समझ में आई बात। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना। मेरे को ऐसा दे रखा है, शुद्ध विलय का वाष्प दाब 4 mm है, शुद्ध विलय का वाष्प दाब 4 मिली बार है। यदि इसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ NVS मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब 3.2 मिलीबार हो जाता है, तो विलय की मूल बिंदु ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को तो मालूम है ना पी एस बराबर क्या होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स है, ये 4 है, सॉरी पी एस कितना दे रखा 3.2, ये हो गया 4 इंटू एक्स ए, तो एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा 0.8। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, जब एनवीएस की मूल बिंदु 0.2 होती है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन लिख दो, वाष्प दाब में अवनमन
20 होता है। यदि वाष्प दाब में अवनमन 40 हो जाए तो वाष्पशील विलायक की मूल बिंदु ज्ञात करो। क्वेश्चन को ढंग से समझना है, पॉज कर दो और फिर क्वेश्चन करो और लास्ट में अपने आंसर चेक करो। ठीक है, मेरे को एक चीज मालूम है कि पी ए नॉट माइनस पी एस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स बी के। जब ये 20 था बटा 40, ये जब 0.2 था तो ये एक्स बी, तो एक्स बी इज इक्वल टू 0.4, तो मेरे से एक्स ए पूछा है तो 0.6। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे से ऐसा बोल दिया कि पी ए नोट जो है वो 6 mm ऑफ एच जी है और पी बी नोट जो है वो 2 mm ऑफ एच जी है। ए की मूल बिन क्या होगी, ए की मूल बिन क्या होगी कि ए एवं बी द्वारा आरोपित वाष्प दाब बराबर होंगे। जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ, दाब बराबर होंगे। तो सुने बात को, ए और बी के वाष्प दाब बराबर करने हैं आपको, बराबर करने हैं तो मैं बोलूंगा पी ए बराबर पी बी कर दो, तो ये होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए और ये होगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी। पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है 6 एक्स ए, ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स ए 3, 4 एक्स ए इज इक्वल टू 1, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1/4 मीन्स 0.25। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो आ गया समझ में। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे वहां पे। अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। अगर मेरे को क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, पी नॉट ए 200 mm ऑफ एच जी है, पी बी नॉट जो है वो 100 mm ऑफ एच जी है, ए के 2 मूल व बी के 3 मूल से बने विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो। वाष्प प्रावस्था में ए एवं बी की मूल भिन्न भी ज्ञात करो। भिन्न भी ज्ञात करो, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। दो इस क्वेश्चन को चेंज करने का अगला क्वेश्चन जो होना चाहिए इसका वो ये होगा, मैंने आपको दिया ए और बी के मूल दिए है ना, अब आपको ए और बी का द्रव्यमान दे सकता है, अणुभार दे सकता है, तो मोल द्रव्यमान देगा, अणुभार देगा, तो डिवाइड करते ही मोल बन जाएगा। तो इसका अगला क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला, जो मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको, मेरे को मालूम है दोनों वाष्पशील है, तो पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा। बोलो पी ए नॉट कितना है 200, एक्स ए कितना होगा ए के मोल बटा कुल मोल, प्लस पी बी नॉट कितना है 100, एक्स बी कितना होगा 3/5। बोलो भैया, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 60, 140 mm ऑफ एच जी। मेरे से पूछा वाई ए कितना होगा, तो वाई ए बराबर होता है पी ए अपॉन पी एस। पी ए कितना है पी ए नॉट इंटू एक्स ए 80 है ना, 80 बटा 140 4/7, तो वाई बी कितना हो जाएगा 3/7। ठीक है बात, चले आगे बोलो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ए के 1 मूल तथा बी के 3 मूल से बने विलयन का वाष्प दाब
550 mmHg है। B का 1 मोल और मिलाने पर वाष्प दाब 10 mm बढ़ जाता है, तो PA0 एंड PB0 ज्ञात करो। ठीक है, मैं सिंपल सा ये बोलूंगा, पहले 550 था PA0, ये कितना था 1/4 प्लस PB0 इंटू 3/4, ये हो गया 2200। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हो गया 560 PA0 इंटू 1/5 प्लस PB0 इंटू 4/5। मोल फ्रैक्शन तो कैलकुलेट करनी आती है ना, मोल बिन, तो 2800 हो जाएगा ये PA0 प्लस 4 टाइम्स PB0। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2 में से 1 को माइनस कर दो तो 600 आ जाएगा PB0। 600 PB0 आ गया तो 400 क्या आ जाएगा PA0। ठीक है बात, ये आ जाएगा। चले आगे, अगली प्रॉब्लम देखो। अगली प्रॉब्लम देखे, क्वेश्चन नंबर 7। PA0 दे रखा है मेरे को 520 mm ऑफ Hg। PB0 जो दे रखा है वो दे रखा है 1000 mm ऑफ Hg। ठीक है, और मेरे को बोला है A के 1 मोल तथा B के 1 मोल से बना विलयन 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो YA का मान ज्ञात करो। यहां पे एक वर्ड लिख दिया इन्होंने, क्या वर्ड लिखा? उबलता है। इसका मतलब, उबलता का मतलब होता है बॉइलिंग है, इसका मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। मैं बोल रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे वाष्प दाब जो होता है, वेपर प्रेशर, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg। 1 atm का प्रेशर किसके बराबर होता है? 760 mm ऑफ Hg के। तो मैं ऐसा बोल दूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मतलब इस वाले टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए? 760। सॉल्यूशन का बोलो भैया 760 होगा। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछा है, अगर मेरे को मालूम एक एक मोल से बनाया तो कितना आएगा? 760 ही आएगा। ठीक है, मेरे से पूछा YA कितना होगा, तो YA हो जाएगा PA/PS। अच्छा, एक मिनट रुकना 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 रुकना, ये इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है। ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है सीधा। A तथा B से बना विलयन 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो एक बात बताओ, सुनना बात को, एक बात, YA का मान पूछा है। ठीक है, इसका मतलब PS जो होगा वो 760 होगा, और PS किसके बराबर होता है? P0A XA प्लस PB0 XB के बराबर होता है। 760 इज इक्वल टू 520 इंटू XA प्लस 1000 इंटू 1 माइनस XA। इसे सॉल्व कर लो, XA बराबर 0.5 आ जाएगा। XA बराबर कितना आ जाएगा? 0.5। अब आ जाएगा YA बराबर P0A इंटू XA अपॉन PS। तो YA बराबर 260 बटा 760, 13 बटा 38। YB पूछा तो 25 बटा 38। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 7 हो गए। और देखो अभी तो
चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एटीन ग्राम ग्लूकोज, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ NVS, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 180 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा। मैंने कहा कैलकुलेट तो हो जाएगा बहुत आसानी से, कैलकुलेट तो हो जाएगा, लेकिन बस एक टास्क है इसके अंदर कि PA नोट नहीं दे रखा है, ये नहीं मालूम अपन को। मैंने कहा देखो अगर ढंग से सोचते हो ना, जल में घोला, इसका मतलब विलय कौन है, जल, और 100 डिग्री सेल्सियस है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस पे अभी मैंने बोला था क्वथनांक पर वाष्प दाब किसके बराबर होता है, 1 ATM पे। तो इसका मतलब PA नोट जो होगा वो जल का कितना हो जाएगा, 760 mm ऑफ Hg। बस काम हो गया आपका। PA नोट माइनस PS अपॉन PA नोट जो आएगा, या आप ऐसा बोल दो, ऐसा लिख दो, PS बराबर आएगा PA नोट इंटू XA। PS बराबर 760, XA जल के मूल है 10, 10 प्लस 0.1, ग्लूकोज का मूल हो गया 0.1। PS बराबर 760 इंटू 10 बट्टा 10.1, इसको सॉल्व कर लो, 752.4 mm ऑफ Hg आ जाएगा, 752.4 mm ऑफ Hg आ जाएगा। PS कितना आ जाएगा, 752.4 mm ऑफ Hg आ जाएगा। बात क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। %, W/W A के जलीय विलयन का वाष्प दाब 160 mm ऑफ Hg है। यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब 150 mm ऑफ Hg है, तो PA नोट ज्ञात करो यदि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A 140 है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A कितना है, 140 है। ये अपन को ज्ञात करना है। तो सुने बात को, PS बराबर होगा P नॉट A इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। यही बात हुई। मैं 28% ले रहा हूं, इसका मतलब 100 ग्राम ले अपन टोटल। तो 100 ग्राम अगर 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन लिया जाए तो उसमें 28 ग्राम कौन होगा, A, 72 ग्राम कौन होगा, वाटर। इसका मतलब इसका 4 मोल, और इसका कितना मोल हो गया, 28/140.2 मोल हो गया। XA इसकी मोल फ्रैक्शन 0.2 डिवाइड बाई 4.2, इसका मतलब 1/21। XB 20/21 आ गई मोल बिन। चलो लगा दो। PS कितना दे रखा है, 160, XP नॉट A इंटू XA 1/21 प्लस इसका कितना दे रखा है, 150 इंटू 20/21। यही बात हुई। कितना हो जाएगा, 320 और 336, 3360 इज इक्वल टू PA नॉट प्लस 3000 PB, 3000 आ जाएगा ये। तो PA नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 mm ऑफ Hg। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक लास्ट क्वेश्चन देखो। PA नोट दे रखा है आपको 200 mm ऑफ Hg और PB नोट दे रखा है 100 mm ऑफ Hg, 100 mm ऑफ Hg। A तथा B के एक एक मोल से 1 मोल से बने विलयन के संगनित विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो।
डिस्टिल्ड सॉल्यूशन का, किसका वर्ड आएगा, डिस्टिल्ड। इसका लॉजिकल अप्रोच समझ ले, लॉजिकल अप्रोच होती क्या, डिस्टिल्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, होता क्या, जैसे यहां होती है एक्स ए और यहां होता है एक्स बी, यहां होता है वाई ए और यहां होता है वाई बी, एक्स ए एक्स बी और उधर होता है वाई ए और वाई बी। ये जो वाष्प बनती है इसको ठंडा करो, संघनन करो, संघनन करो, तो ये जब संघनन करूंगा तो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, नए कंटेनर में ले लिया तो ये वाई ए और वाई बी अभी यहां पर बन जाएगा। इसका वाष्प दाब आप जो ज्ञात करोगे उसी को बोलते हैं संघनित विलयन का वाष्प दाब। तो मेरे को इसका वाष्प दाब ज्ञात करना है, इसका वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, इसका वाष्प दाब अगर आपको ज्ञात करना है ना तो पी एस बराबर लगेगा फॉर्मूला पी नॉट ए इंटू द्रव अवस्था में वाई ए प्लस पी बी नॉट इंटू वाई बी। अब वाई ए और वाई बी तो यहां से कैलकुलेट होगी, क्या आएगा वाई ए पी ए अपॉन पी एस, तो वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए 1/2 है, ये लो ये आएगा 100 डिवाइड बाई 150 2/3 आया, वाई ए 2/3 आया तो वाई बी कितना हो जाएगा 1/3। तो पी एस बराबर पी नॉट ए 200 इंटू 2/3 प्लस 100 इंटू 1/3 500 डिवाइड बाई 3 mm ऑफ एच जी, 500 डिवाइड बाई 3 mm ऑफ एच जी। ये 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, किससे रिलेटेड बोलो, राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड। राउल्ट्स लॉ वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। इंटरमोलिकुलर फोर्स मैंने कहा था आप चेक करें, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल अपन बात करेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, एक तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, यहाँ तक अपन को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, यहाँ तक करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।